अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक को। लेकिन आज बड़े स्पेशल एपिसोड के साथ आज बात करेंगे क्रिकेट की बहुत टेक्निकल जो चीज़ें हैं जिन पर अमूमी बात नहीं होती, चूँकि सीरीज़ चल रही होती है, हार जीत हो रही होती है, तो हम ज़रा उसी में लगे रहते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं और उस वक्त अच्छा भी लगता है। लेकिन अभी चूँकि पाकिस्तान की सीरीज़ नहीं हो रही, तो ज़रूर बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के ऐसे मामलात पर, क्रिकेट के ऐसे मामलात पर, कोचिंग के मामलात पर जिन पर आप यकीन तौर पर उनको सुनना चाहेंगे, आपकी मालूमात में इजाफा होगा। और पुरान में जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के लिए कमाल की इनकी फ़र्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेज, इंटरनेशनल उतना नहीं खेले जितना डिज़र्व करते रहेंगे। 790 फर्स्ट क्लास विकेट हों, आपका डेब्यू में 5 विकेटें हों, पहले दुनिया के चंद T20 स्पेशलिस्ट में से एक हों, और फिर दुनिया में जाके अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तान से बाहर जाकर लीग में जिस खिलाड़ी ने सबसे पहले अपनी पहचान बनाई उनमें शामिल हैं, और अब काफ़ी साल से ये मौजूद हैं इंग्लैंड में, वहाँ की काउंटीज़ के साथ काम कर रहे हैं। और अभी हाल ही में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का जो लेवल 4 कोर्स होता है उसको कंप्लीट करने वाले पहले पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर यासिर अरफात की। आप ये सामने देख सकते हैं उनकी अचीवमेंट, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का सर्टिफिकेट जिसमें यासिर को ECB स्पेशलिस्ट कोच लेवल 4 का जो है वो एजाज़ मिला। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताइएगा, ये तस्वीर बीच में चल रही हैं, कहीं आप पहाड़ पे चढ़े हुए हैं, कहीं हाइकिंग हो रही है। यासिर, क्या क्रिकेट डेफिनेटली जो हम आम लोग हैं उनको तो इतना नहीं पता कि लेवल 4 में क्या क्या होता है, आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। बल्कि आप तो कश्ती रानी भी कर रहे हैं, कहीं आप मुझे लग रहा है योगा शायद कर रहे हैं या क्या कुछ सोच रहे हैं। आज एक्सप्लेन कीजिएगा ये क्या क्या मराहिल तय किए आपने। जी गफ़ार, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये वो जो आज चले कोई मैच या कोई सीरीज़ नहीं हो रही तो आज टाइम मिलेगा डिटेल में बात करने का। अच्छा, वो जो तस्वीरों की आप बात करें, देखें लेवल 4 जो मैंने किया ये लवरा यूनिवर्सिटी से 2-2.5 साल का कोर्स होता है, और ये मैक्सिमम, इसके बाद कोचिंग क्वालिफिकेशन कोई नहीं है, दैट इज़ अ मैक्सिमम। और ECB की जो गिनी जाती है वो टॉप बेस्ट गिनी जाती है क्वालिफिकेशन। उसके लिए देखिए प्रोसेस इतना ईजी नहीं था, क्योंकि सबसे पहले ये एप्लीकेशन आप जिस तरह नॉर्मली आप देते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आपको ये इंडक्शन का जो आप जो तस्वीरें आपकी बात कर रहे हैं, ये इंडक्शन के लिए हमें लेके गए थे नॉर्थ में, इंग्लैंड की नॉर्थ में जाके हमने ये ड्रिल्स की थी। और इनका करने का जो मकसद था, वो रीज़न ये था, हम लोग देखें अक्सर बात करते हैं कि प्लेयर्स जो हैं को एक यूनिट होके काम करना चाहिए। अगर कोई परफॉर्मेंस या जीतना, कोई सीरीज जीतनी है तो एक यूनिट बन के खेलना चाहिए। देखिए कोचिंग भी इसी तरह है, इंटीग्रेटेड कोचिंग का मकसद ही यही होता है कि आप जब कोचिंग स्टाफ आप देखें 10-12 लोगों का होता है या 15 लोगों का होता है, तो जब वो लोग ही एक सेम पेज पे नहीं है और वो उनका एक एका नहीं है, तो ये ड्रिल्स करने का मकसद ये था। मैं आप में कुछ ऐसी चीज़ें भी थी कि एक गार में भी हमें लेके गए थे कि वो पार्टनर्स बना के हमें कि जी आपने एक जगह से गार में दाखिल होना और दूसरे एंड से निकलना है, प्लानिंग करके, कम्युनिकेशन करके। हम जो बात करते हैं ना कि हमारे प्लेयर्स और कोचेज में जो कम्युनिकेशन का फुकदान है, जो ट्रस्ट लेवल का फुकदान है, वो ये चीज़ें हमें इसीलिए ये चीज़ें कराई गई और बताया गया कि इसका इम्पोर्टेंस कितनी है इंटरनेशनल लेवल पे जब आप जाके काम करते हैं। तो मुझे देखें, वैसे तो आपको एक कोर्स करने की बहुत खुशी होती है, आप बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, मगर मैं समझता हूँ मुझे इस कोर्स को करने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चल गई कि जो मैं जब खेला करता था मुझे मालूम नहीं थी। इस कोर्स को करने से मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं पता चली कि जो एक कोच को मालूम होनी चाहिए। अब मैं आपके सारे जवाब में इंफॉर्मेशन भी हासिल कर रहा था और मेरे ज़हन में एक ही चीज़ चलती रही। यासिर भाई से ये पूछूंगा आज कि इतने सारे माशाल्लाह आपके ये लॉरल्स हैं, आप T20 के पहले स्पेशलिस्ट, फिर इंग्लैंड में इतने अरसे से हैं और अब लेवल 4 इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से करने वाले पहले पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर। सर, पाकिस्तान की कोचिंग के लिए इस वक्त बड़े जो है वो इस वक्त उम्मीदवार ढूंढे जा रहे हैं। कोई जो असिस्टेंट कोचेज़ हैं, बॉलिंग कोचेज़ हैं, बैटिंग कोचेज़ हैं। यासिर भाई, पाकिस्तान से अभी तक आपने कोई कोचिंग नहीं की है, या मैं ये कहूँ कि आपको अप्रोच नहीं किया गया, या आज आप खुद बता दें पूरी कहानी कि कोई कभी आपने कोशिश की? मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद हर कोई इस पाकिस्तानी सोच रहा होगा कि यासिर अरफात जैसा क्वालिफाइड कोच पाकिस्तान में कब कोचिंग करेगा। देखिए वो कोचिंग की पाकिस्तान की बात करें, मैं अभी पिछले दिनों जब पाकिस्तान आया था तो मैं जो लोकल क्लब्स हैं वहाँ जाके मैंने बच्चों की कोचिंग की है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने पाकिस्तान में कोचिंग नहीं की। ठीक। बल्कि वो हसन रजा की एकेडमी थी, वहाँ पे मैं गया था। और देखिए मैं जब भी मौका मिलता पाकिस्तान जाता हूँ और मैं ये जो बच्चे जूनियर या क्लब क्रिकेट जहाँ मैं खुद जहाँ से इतना कुछ खेला सीखा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ कोचिंग में मैंने सीखी मैं जाके उनके साथ शेयर करूँ। पाकिस्तान की देखिए बात करें तो मैं ये समझता हूँ, पहले भी मैं ये बात आपके शोध में करता रहा हूँ और अभी भी मैं कहूँगा कि पाकिस्तान टीम को एक ऐसा फॉरेन कोच चाहिए जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, जिसने इंटरनेशनल लेवल पे काम किया हो और वो जानता हो
कि प्लेयर्स के साथ डील कैसे करना है। हमारी गलती ये होती है कि हमारे जो पाकिस्तान के जो कोचेज़ होते हैं वो एक तो अपनी वो प्लेइंग जो कैरियर होता है या दौर में से निकलते नहीं, और दूसरा उसके बाद वो हर प्लेयर को एक तरीके से ट्रीट करते हैं। तो देखिए कोचिंग का ये होता है कि हर बंदा डिफरेंट होता है। आप अपना ये जो शो करते हैं, आपको हर किस्म के लोग यहाँ पे आपके माइंड कुछ डिफरेंट माइंड के लोग होते हैं, डिफरेंट स्किल के लोग होते हैं, एबिलिटी कुछ लोगों की कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। तो एज अ कोच जब तक आप ये रियलाइज नहीं करेंगे कि आपके जो 12-15 जितने भी प्लेयर्स हैं तो सब डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। हमारे प्लेयर्स ये गलती करते हैं कि वो जब अपने दौर में खेला करते थे तो जिस तरीके से वो खुद खेलते थे वो समझते हैं कि वो 12 या 15 प्लेयर उसी तरीके से वो खेलेंगे और परफॉर्म करेंगे, जो कि एक गलत चीज है। तो आपको एक तो ये चीज मालूम होनी चाहिए, और दूसरा ये है कोच को अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आप अंडर प्रेशर देखें आपकी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है। स्पेशली एशियन कंडीशन में कल्चर में जब आप कोचिंग करते हैं तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आप जब अंडर प्रेशर होते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो एक कोच के में होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम के लिए हेड कोच के लिए डेफिनेटली एक फॉरेन कोच होना चाहिए। कोशिश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, जितने भी नाम सर्कुलेट कर रहे हैं मीडिया में सारे ही ऑलरेडी बिजी हैं लीग्स में, फ्रेंचाइज में। तो देखिए अल्लाह करे कोई ऐसा कोच अवेलेबल पाकिस्तान को हो जाए कि जो पाकिस्तान को फुल टाइम कोचिंग करने के लिए अवेलेबल हो। और हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात से। तो यासिर भाई आपकी बात से मुझे लगा कि फिर आप अपने बारे में क्या सोचते हैं कि आपकी ख्वाहिश तो होगी डेफिनेटली एक ऐसा मुल्क जिससे आप खेले हैं, जहाँ की आपकी रूट्स हैं और वहाँ पे आपको मौका मिले। फिर माशाल्लाह ये हम इसलिए नहीं बोल रहे कि आप पाकिस्तानी हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने क्वालिफिकेशन हासिल की है और इसका फ़ायदा हमारे सिस्टम को हो सकता है। मे भी चलें ऐसे सवाल को घुमा लेते हैं कि अगर हेड कोच ना सही, मे बी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, मे बी एक ऐसी ग्रास रूट लेवल पे क्या या जब आपको ये ऑफ़र कभी होगी या होती है तो क्या कोई हर्डल है? जैसे इंग्लैंड में एक तो चीज़ है जॉब सिक्योरिटीज़ होती हैं, एक आपका एक बहुत स्टैंडर्ड लाइफ भी है। पाकिस्तान में आपको पता है क्रिकेट सियासत से अनफॉर्चुनेटली जुड़ी है, इसलिए मिकी आर्थर भी आते आते जाते जाते कुछ सोच रहे हैं। तो क्या ये सब कुछ भी एक प्रोफेशनल के ज़हन में होता है? बिल्कुल, आपने गफार भाई आपने 2-3 चीज़ें खुद ही मेंशन कर दी। अनसर्टेनिटी है और आप एक अच्छा भला लाइफस्टाइल होता है उसको छोड़ के जब आप जाते हैं, एक कमिटमेंट करते हैं दूसरी जगह जाके, तो वहाँ से आपको रिस्पांस वैसा ना मिला है तो आपको बड़ा अफसोस होता है। और फिर आपके कैरियर का भी होता है। देखिए मैं यहाँ फैमिली, बच्चे, सब चीज़ें हैं, काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो जब ये कमिटमेंट मैं करूँगा, पहली तो बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरे से अभी रब्ता नहीं किया, तो अगर जब करेगी तो फिर वो देखिए इसमें कोई नो का एलिमेंट नहीं है कि मैं बिल्कुल ही मैंने कह दिया कि मैं नहीं करूँगा। जब वो बात उस लेवल पे आएगी फिर मैं बैठूंगा, सोचूंगा, फैमिली से डिस्कस करूंगा। और क्यों नहीं, देखिए मुझे हम लोगों से ज़्यादा जिन लोगों ने खुद पाकिस्तान के लिए खेला हुआ हो और इतनी मुश्किल हालात देखे हो, और हम जब देखिए मैं उन इवेंट्स में से गुजरा हूँ। वर्ल्ड कप जब हम खेलते हैं पाकिस्तान के लिए जाके, और जब कौमी तराना बज रहा होता है ग्राउंड में, और जो हमारे शायकीन और दूर दूर से दूसरे मुल्कों से आके हमें सपोर्ट करने आते हैं, तो हमारी की नहीं ख्वाहिश होगी कि हम उनके परफॉर्म करें, उन लोगों के लिए परफॉर्म करें, अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करें। सिमिलरली कोचिंग में भी यही है कि मैं चाहता हूं कि हमारे प्लेयर्स, हमारा मुल्क जो है परफॉर्म करे। जो हमारे प्लेयर्स के साथ ज्यादती जूनियर लेवल पे या बड़े लेवल पे भी होती है तो उनको एड्रेस करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें जब टाइम आएगा क्रिकेट बोर्ड राब्ता करेगा तो उसमें डिस्कशन होगी। बिल्कुल। चलिए, आज जैसे यासिर ने भी कहा कि बड़ा अच्छा टाइम है कि हम उन टॉपिक्स को टच करें, उन पर डिटेल बात करें जिन पर यूजली नहीं कर पाते, जो कि कौन आउट हुआ, क्या रन बने, सीरीज में क्या हो रहा है, बात होती है। यासिर, आपने इतना अर्सा जब इंग्लैंड में गुजारा है और अब हम देखते हैं कि जो इंग्लैंड की बेसबॉल अप्रोच थी जिसके जरिए उन्होंने टेस्ट मैच में हमें हैरान किया और परेशान भी किया, और कहीं कहीं तो हम थोड़ा शर्मिंदा भी हो गए कि यार ये कौन सी लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी हम उस लेवल पे नहीं हैं। यासिर, आपने इतना अर्सा इसको फॉलो किया है, क्या चीज़ इंग्लैंड ने की है ओवर द ईयर्स कि वो इस लेवल पे एक्सेल कर गए हैं, और वो कौन सी चीज़ है जो हम कर सकते हैं? आपके ख्याल में कैपेसिटी है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी? बतौर कोच आप इन दोनों कंपैरिजन्स को कैसे देखते हैं? अखबार में मुझे यहाँ पे 23वां साल चल रहा है, मैं इंग्लैंड आता रहा हूँ, क्लब क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट, और अब मेरी शादी, अब मैं तो रह रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने इस कल्चर को, इस सिस्टम को बड़े ही माइन्यूटली देखा है। और इस सिस्टम में एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके अभी रखता हूँ, बाकी बातें आगे करेंगे। मेरा 10 साल का बच्चा है तो वो सिस्टम में अभी से ही पिक हो चुका है। आपको मालूम होगा कि फुटबॉलर्स के बच्चे जो बच्चे होते हैं वो पिक करते हैं, 6 से 7 साल में लड़कों को पिक कर लिया जाता है। क्रिकेट में ये होता है कि वो 10 साल में, अब वो मेरा बेटा सरे के सिस्टम में आ चुका है।
तो मैं अभी उसके सेशन में जब उसको लेके जाता हूं तो मैं वहां पे देखता हूं कि जब उसको बेसिक्स या फंडामेंटल्स ऑफ क्रिकेट, बैटिंग बॉलिंग बता रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ यार ये कितनी छोटी चीजें हैं, मगर हम लोग ये चीजें वो अप्लाई नहीं करते, अपने बच्चों को बताते नहीं है सही। कि रनिंग बिटवीन द विकेट जब होती है तो आपके हाथ में बैट, किस हाथ में बैट होना चाहिए, कॉलिंग है, कम्युनिकेशन है, उसके बाद बॉलिंग की सीम हिट करनी है, छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये आपको अभी छोटी है इसे बता रहे, तो आप अंदाजा लगाएं गफ्फार भाई कि जब ये चीज, ये बच्चा 18-19 साल इस पे 7-8 साल पे 7-8 साल काम होगा, तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जब 18 या 19 साल का ये एक टीम में किसी में आएगा तो कितना ये ग्रूम हो चुका होगा और इसकी जो जो बेसिक्स हैं कितनी अच्छी हो चुकी होंगी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में अगर कोई थोड़ी बेहतरी लेके आनी है तो हमें जो 90s का जो सिस्टम था या अर्ली 2000 का, जिसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट और जिसमें सिटी क्रिकेट होती थी, अभी भी ये रीजन्स की बात करें, मैं तो उससे भी पहले जाके जहाँ पे सिटी की क्रिकेट होती थी, और वो उस क्रिकेट को अगर दोबारा रिवाइव किया जाए, उसके बाद फिर अंडर 19 है, आपके समर कैंप्स जो हुआ करते थे, ए के टूर्स हुआ करते थे, तो मैं समझता हूँ कि लड़कों को देखिए, आपका डोमेस्टिक क्रिकेट सितंबर में शुरू होकर दिसंबर में खत्म हो चुका है, अगले 3-4 महीने आपकी कोई क्रिकेट नहीं हो रही डोमेस्टिक की। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक प्लेयर्स 12 महीने क्रिकेट नहीं खेलेगा तो वो अपने आप को रेडी नहीं कर सकता इंटरनेशनल लेवल के लिए। आपकी 4 डे क्रिकेट आपकी ज्यादा होनी चाहिए। पास में मैं अगेन बात करूंगा, हम लोग 18 से 20 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेला करते थे। अभी एक शो में बात हो रही थी कि ऑलराउंडर्स हमारे डेवलप नहीं हो रहे या प्लेयर्स नहीं हो रहे, तो जब तक आप ज्यादा मैचेस नहीं खेलेंगे, 4 डे लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेलेंगे, तो आपकी स्किल डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। अच्छा, डेफिनेटली मैं तो ये सोचता हूँ यासिर भाई, शायद आप इस पर मुझे गाइड भी कीजिएगा कि हम जो बेसबॉल अप्रोच की बात करते हैं, एक्चुअली बहुत पहले ये बेसबॉल अप्रोच, आप जैसे ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, शाहिद आफरीदी का स्टाइल कुछ और था, फिर सईद अनवर जिस तरह की बैटिंग करते थे, इंजमाम जैसे पॉजिटिव रहते थे, हम तो उस ज़माने में ऑलमोस्ट एक बेसबॉल अप्रोच ही रखी। हम एक एग्रेसिव टीम होते थे, मैच विनर से भरपूर थे, और ये था कि जिसका दिन होता था वो क्लिक करता था तो मैच जितवा जाता था। तो हमने तो ऐसी अप्रोच देखी है। बट इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ इस सवाल के साथ। 2015 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त होगी बांग्लादेश के हाथों, और जब वो नॉकआउट हुए तो बहुत एम्बैरेसिंग डिफीट थी, इस पर बहुत शोर मचा। यासिर भाई, क्या उन्होंने ऐसा किया? आज ये दास्तान चूँकि आप उस सिस्टम से मुंसलिक हैं, ये जो आज जोस बटलर आती पहली गेंद पर चौका लगा देते हैं, जॉनी बेस्टो टेस्ट मैचेस के अंदर अटैक कर रहे होते हैं, या जो उनकी फिटनेस लेवल्स हैं, या जो उनकी टीम की ऑलराउंड एबिलिटी, अगर आप देखिए आदिल रशीद 10वें नंबर तक बैटिंग करते हैं, ये कैसे अचीव किया यासिर भाई उन्होंने? बार भाई ये एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, ओवरनाइट चीजें नहीं होती। और आपने आदिल की मिसाल दी, तो आदिल की बैटिंग की कह रहे हैं, आप कह रहे हैं वो 10 फर्स्ट क्लास की सेंचुरीज हैं उसकी, और वो उसकी फर्स्ट क्लास के मैचेस देखें, तकरीबन 150 तो फर्स्ट क्लास के मैचेस हैं। मैं जब काउंटी खेला करता था, जैसन रॉय की बात कर लें, ये इनका जो अभी मैंने अपने बच्चे की बात की ना कि 10 या 11 साल के, जैसन रॉय को सरे ने 10 साल की उम्र में पिक कर लिया था, जे डनबैक था, और उस तरह के विल जैक्स जो भी आए हैं, ये भी सरे के सिस्टम से, करन ब्रदर्स हैं, इनको इन्होंने छोटी एज में इनको पिक कर लिया था और इन पे काम हुआ था। अभी भी देखें, हमारी कोई टूर जूनियर्स के नहीं हो रहे। इंग्लैंड यंग लॉयंस जो है वो श्रीलंका में है, इंग्लैंड अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया में जा रही है। और देखें आप, ये जो रिजल्ट्स आते हैं ये ओवरनाइट नहीं आते। आप जब तक प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट नहीं करते तब तक आपके रिजल्ट नहीं आते। हम कोशिश ये करते हैं कि जी 1-2 साल की परफॉर्मेंसेस पे नहीं, आपको प्लेयर्स को ट्रैक एंड ट्रेस करना पड़ेगा कि अगर फर्स्ट करो एक प्लेयर पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होता है तो उसका नेक्स्ट उसके लिए क्या है, या वो डोमेस्टिक में जा रहा है, उसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जा रहा है, या वो अपने रीजन में जा रहा है, वहां पे उसके लिए वो जिम है, या उसके लिए बॉलिंग करने की कोई फैसिलिटी है, या कोचेज वहां पे अवेलेबल है उसके साथ काम करने के लिए। तो हमारा जो चीजें इंटरलिंक्ड नहीं है, बहुत सी सारी चीजें बीच में से मिसिंग है, तो इसीलिए हम लोग ये है कि कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मेंस नहीं करते। ठीक है, वर्ल्ड कप का साल है यासिर, और डेफिनेटली पाकिस्तान की वनडे टीम की अगर हम बात करें तो बहुत सारे पॉजिटिव भी हैं। हमारे पास टॉप 3 बड़ा अच्छा है, इमाम, बाबर, फ़खर अच्छा खेल रहे हैं, हमारे पास कुछ यंग टैलेंट भी आया है, बॉलिंग हमारी ठीक ठाक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, इस वक्त जब पाकिस्तान की टीम स्टैंड करती है, हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है, उसके बाद हमें एशिया कप मिले या ना मिले, ये भी एंगल है कि क्रिकेट थोड़ी सी हमारी कम है, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस वनडे टीम में क्या ऐड ऑन हो सकता है? कौन से एरियाज़ हैं यासिर जो एज ए साबिक टेस्ट क्रिकेटर आप समझते हैं कि इनको अभी से एड्रेस करने की ज़रूरत है? वर्ल्ड कप ज़्यादा दूर नहीं है। ये और बात है कि भारत के अंदर वर्ल्ड कप है तो डेफिनेटली जो एशियन टीम्स हैं, पाकिस्तान भी उनमें शामिल हैं, हम हमेशा एक अच्छी पोजीशन में रहेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो काम होगा वो नजम सेठी नए चेयरमैन का होगा कि वो अब ये चीज़ें सॉर्ट आउट करें, अपनी एक अच्छी सी टीम बनाएं। स्पेशली इसमें अब कोचिंग की बात हो रही है, एक अच्छा कोच लेकर आएँ,
और ये जो बाबर का इशू है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जिस तरह बयान आ भी चुका है कि वो उनके कप्तान ये जो होंगे, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आज आ जानी चाहिए कि जो स्पेकुलेशन होती है मीडिया में होती हैं, तो देखिए प्लेयर्स पे बड़ा बुरा असर पड़ता है इस चीज़ का कि वो जब सोशल मीडिया पे देखते हैं। मेरा तो एडवाइस यही है कि वो कम से कम सोशल मीडिया को देखें, मगर अगर वो देखते भी हैं फिर उनकी फैमिली और ये सब चीज़ें होती हैं तो वो उनके माइंड में होता है। तो आप परफॉर्मेंस की जो बात करें, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें उससे इंटरलिंक्ड हैं कि जब आप लड़कों पे प्रेशर होता है, बेसबॉल की आप बात करें, मैकलम ने सबसे जो बड़ी बात वो की कि जब मैं टीम संभाली तो मैंने लड़कों के ऊपर से जो प्रेशर था कि वो टीम से ड्रॉप हो जाएंगे, उनके मुल्क में तो इंग्लैंड में तो इतना प्रेशर मीडिया का नहीं है, मगर वो ड्रॉप होने का जो इश्यू होता है, वो कहता है मैंने वो चीज़ों से लड़कों को उस प्रेशर से निकाला और आप परफॉर्मेंस में डिफरेंस देख ले। तो मैं भी यही समझता हूँ कि प्लेयर्स के ऊपर जो हमारे लड़कों में ड्रॉप होने का प्रेशर है, मीडिया का जो उनके साथ जो चीज़ें होती है मीडिया में, उस चीज़ का जो प्रेशर है, अगर ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इस तरह का कोई चीज़ आती है मीडिया में होती है तो एक स्टेटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आ जानी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को अगर सेटल डाउन करेंगे तो इसका प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। यासिर फार के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पुरान में शामिल करते हैं ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करेंगे। रिप्ले में खुशामदीद। हम बात करें पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओनर यासिर अरफात से पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से। डिसीजन मेकिंग की तो हारून रशीद साहब ठीक है, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, बड़ी सर्विसेज हैं। 2015-16 में वर्ल्ड T20 के बाद उनको इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पे उनको बरतरफ किया गया, फिर वो डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन आ गए, फिर एक लंबे अरसे गायब रहे, अचानक से वो चीफ सेलेक्टर बन गए हैं। कुछ समझ आई आपको इस डिसीजन की? देखिए बड़ी दो राय हैं कि इनको इतने अरसे से काम भी कर रहे हैं, हर रजीम में भी होते हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, मगर एक मेरा ये मानना है कि आपको अगर याद हो कि 1996 बल्कि इवन मेरी जो सिलेक्शन हुई थी अंडर 15 की बात कर लें, पीछे कोई 20-25 साल पहले, या शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद वसीम, ये जितने भी प्लेयर्स वो सिलेक्ट हुए थे, तो उस टाइम सिलेक्शन करना इन्होंने ही सिलेक्शन की थी, यही कोचिंग करते थे। मगर दूसरी जो लोग बात करते हैं कि ये हर पोस्ट पे आ जाते हैं, हर जॉब इन्होंने की हुई है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो बंदा जिस कैपेबिलिटी में उनकी महारत है, कुछ लोगों की आई अच्छी होती है प्लेयर्स को पिक करने में, कुछ लोग कोचिंग अच्छी कर सकते हैं, कुछ मैनेजमेंट मैनेजर्स अच्छे बन सकते हैं, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब भी कोई बंदा अपॉइंट करे, अब उनका ये भी कहा जाता है कि वो जो एडमिन का काम है, जो पेपर वर्क है, वो बड़ा अच्छा करते हैं, फिर अब उसके बाद वो सिलेक्शन में आ गए हैं, कमेटी के जो मेंबर्स जो 14 अनाउंस हुए थे उनमें से क्रिकेट बोर्ड में आना शुरू हो गया, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। मगर अगर कोई बंदा अच्छे रिजल्ट दे सकता है, फिर अगेन देखें जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो अपने लोग लेकर आता है, चेयरमैन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई चेयरमैन आता है वो फिर अपनी टीम लेकर आता है, तो ये लाइक माइंडेड किस्म के लोग आ जाते हैं। ख्वाहिश है, दुआ है कि अगर ये आए हैं तो कोई अच्छे डिसीजन ही करे, कोई पाकिस्तान टीम की बेहतरी के लिए कोई काम करे। अब हमें ये समझाइए कि शाहिद अफरीदी आए थे इंटरिम चीफ सिलेक्टर, हम तो बड़े खुश हुए जी, बेसबॉल अप्रोच हमारे यहाँ भी शुरू हो गई है, बूम बूम आएंगे, वो बेसबॉल थे, बट उनके जाने के फ़ौरन बाद हारून रशीद। सो अगर आप इसको जूम आउट करके देखें, वो जो कंटिन्यूटी जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, यासिर के जो प्लेयर्स को चांस मिले, अब शाहिद अफरीदी की एक अलग सोच थी, हारून रशीद साहब की शायद एक अलग सोच होगी, बहुत सारे जो पुराने क्रिकेटर्स हैं अभी से शायद उनके मुतालिक कहा जा रहा है उनकी वापसी भी हो सकती है, एक हम थोड़ा सा उस तरफ भी देख रहे हैं कि जैसे कोई एक पुराना दौर वापस आ रहा है। सो ये दोनों चीज़ें बड़ी जल्दी तब्दील हुई हैं। गफार भाई आप देखें, आप भी इस चीज़ को अगर गौर से देखें, शाहिद भाई बड़े ही मसरूफ उनकी फाउंडेशन है, फिर और बड़े चैरिटी के काम, इवेंट्स में वो ब्रांड एम्बेसडर हैं बहुत सारी चीज़ों के, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या तो फिर उनको सब चीज़ें छोड़ के फिर इस काम में आना पड़ेगा, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप उस बाकी चीज़ें भी देखें। ये प्रोफेशनल देखिए, आपने एक्सीलेंस अगर हासिल करनी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऊपर लेके जाना है, तो आपको प्रोफेशनल्स लेके आने पड़ेंगे और फुल टाइम जो बंदा लेकर आए। आप ये नहीं कर सकते कि आप क्रिकेट बोर्ड में भी हो और बाकी भी काम कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि शाहिद भाई ने बड़े अच्छे डिसीजन कुछ किए, जिसमें आप मीर हमजा को मौका मिला, उसके बाद फिर उन्होंने सरफराज को जो कम बैक हुआ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और छोटे अरसे में उन्होंने ये चीज़ें करके दिखाएं। तो अगर कोई बंदा ऐसी पोस्ट पर आता है, एक तो उसको अपनी डिसीजन पे फर्म रहना पड़ेगा, और उसके साथ ये फुल टाइम चीज़ें हैं। कोचिंग भी आप कहें ना कि अगर मैंने जूनियर लेवल पे या किसी हायर लेवल पे काम करना है, तो ये फुल टाइम चीज़ें, आपको बाकी चीज़ें छोड़ के आना पड़ेगा इन कामों में। ठीक है, बात करते हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से। पीसीबी ने 27 डिपार्टमेंट को खत तो लिख दी यासिर, अब ये एक साल हम अलग डिसीजन कर रहे हैं, दूसरे साल अलग। आपने तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक के आप वेटरन हैं, आपको बहुत बेहतर अंदाज़ा है यासिर, इसका हल क्या है? अब देखिए सियासी सूरत आप भी पढ़ते ही होंगे खबरें वगैरह
कि अनसर्टेनिटी है, कुछ पता नहीं कि अब कब इलेक्शन होंगे, कौन आएगा। बट मैं क्रिकेट को सिर्फ यहाँ पर डिस्कस करूँगा, सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बराह रास्त ताल्लुक क्रिकेट का बन जाता है। अब हमने बंद किया पहले डिपार्टमेंट, अब 27 डिपार्टमेंट को खत लिखेंगे जी आप डिपार्टमेंट खोल लें, शायद चंद एक खोल भी लें। बट अगर आप, मेरे ख्याल में आपकी ज़्यादा बात होती है हमसे क्रिकेटर से, वो तो परेशान है, पहले भी लोगों की नौकरियां आगे पीछे हुई, लोगों को अपना फ्यूचर नहीं पता था, जो आप ऐसे बात कर रहे हैं शायद इसी वजह से बहुत सारे लोग पाकिस्तान आना नहीं चाहते क्रिकेट में। बिल्कुल देखिए, अब कुछ प्लेयर्स का मैं नाम ले देता हूँ कि जो डिपार्टमेंट, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवैये से, और उसके बाद फिर डिपार्टमेंट जॉब्स और डिपार्टमेंट बंद होने की वजह से मुल्क छोड़ के, उसमें समी का नाम ले ले, हमाद आजम का नाम ले ले, साद अली का नाम ले ले, रमीज राजा जूनियर, एहसान आदिल, कई ऐसे प्लेयर हैं कि जो चले गए क्योंकि उनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि आप जब पाकिस्तान टीम में आप नहीं खेलते तो एक कॉन्सेप्ट भी आपको याद है आया था कि 30 से ऊपर के लड़के जो है वो सोचे ना फर्स्ट क्लास खेलना या पाकिस्तान खेलना, वो उस वजह से भी अनसर्टेनिटी आई प्लेयर्स में और वो मुल्क छोड़ के चले गए। डिपार्टमेंट का ये होता है कि आप एटलीस्ट इनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और आपकी एक उनके ऑफिस होते हैं, एडमिन की जॉब होती है, कोचिंग की जॉब होती है, आपके लिए निकलती हैं। तो आप लड़कों को एक होता है कि चलो मैं रिटायर क्रिकेट से हो भी जाऊंगा, मुझे इंजरी हो भी जाएगी तो मुझे एटलीस्ट मुझे कहीं ना कहीं और मैं एडजस्ट हो जाऊंगा। तो ये एक लड़कों के लिए सहूलत थी। अभी बिल्कुल 27 या 28 डिपार्टमेंट्स, जिसमें इनकम टैक्स है, नेवी है, आर्मी है, पोर्ट कासिम है, कितने ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको लेटर्स गए हैं। आई एम श्योर कि देखिए उसमें यह है कि आपके टीयर आप बना लें, अगर रजामंदी जाहिर करते हैं, 8 टॉप की टीमें कर लें जो ग्रेड 1 खेलें, जो नीचे वाली हैं ग्रेड 2 खेलें, तो दो बॉटम की टीमें जिस तरह पहले होती थी नीचे आ जाए, नीचे से लोग फाइट करें प्रमोशन के लिए, वो टीमें ऊपर आ जाए। तो वो अगर सिस्टम दोबारा आ जाए, सिमिलरली अब वो एसोसिएशन जो होती थी वो भी यही होता था कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की टीमें होती थी, लोग अपनी प्लेस के लिए फाइट करते थे। तो इस तरह का दोबारा से अगर सिस्टम आ जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो सकती है। चलिए, आपने बात की और डेफिनेटली हम पाकिस्तान टीम की कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मैं अजहरुद्दीन साहब का भी इंटरव्यू किया, मैं यूएई में रिसेंटली मौजूद था, उन्होंने कहा बहुत अच्छे हैं पाकिस्तानी फास्ट बॉलर, लेकिन मैंने देखा कि कुछ ज़्यादा इंजरीज़ की खबरें आ जाती हैं। अगर ये थोड़ा सा अपने आप को फिट रखेंगे और कंसिस्टेंट खेलेंगे, वर्कलोड मैनेजमेंट की तरफ भी शायद उनका थोड़ा इशारा था। अब शाहीन, नसीम, हारिस बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे, रिजल्ट भी प्रोड्यूस किए, लेकिन हमने देखा कि अचानक से सब इंजर्ड हो गए थे। या फिर ये चीज़ें इंग्लैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी हो जाती हैं। मुझे याद है पैट कमिंस और इसी तरह कुछ मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के एक फास्ट बॉलर जो शुदेरबर्ग भी शायद इंजर्ड रहे, लेकिन ये बड़ा रेयर होता है। आपकी क्या एडवाइस है, जो हमारे कोचेज़ तो खैर नए आने हैं, बट ये फास्ट बॉलर बड़े यंग हैं और बड़े रॉ हैं और अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए इसमें ये चीज़ है, 2-3 चीज़ें इसमें ये है कि एक तो रिप्लेसमेंट्स दूसरे मुल्कों में आपके उनके पास ऑप्शन ज़्यादा होती हैं कि एक अगर उनका पैट कमिंस इंजर्ड है तो उनके पास उसकी लाइकेबल उस तरह का प्लेयर टीम में अवेलेबल होता है, वो फिर उसको आपको फील नहीं होता। वेयर पाकिस्तान में जब शाहीन अफरीदी इंजर्ड हुए थे तो हम लोग समझ रहे थे कि हमारे लिए बॉलिंग कौन करेगा पाकिस्तान टीम के लिए। सिमिलरली बाबर आजम या रिजवान जैसे आपके मेन प्लेयर्स हैं, ये अगर इंजर्ड हो जाते तो आपके पास इनकी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पिछले जो 3-4 साल क्रिकेट बोर्ड रहा, जिन लोगों ने भी रन किया, तो आपने रिप्लेसमेंट्स नहीं बनाई, तो आपकी ये एक प्रॉब्लम है। और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जितनी क्रिकेट ज़्यादा हो चुकी है, हमारे प्लेयर्स पे कैप लगनी चाहिए कि हमारे प्लेयर्स दूसरी लीग जाके नहीं खेलेंगे। अगर वो एक कैटेगरी के प्लेयर है, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तो उनको रिजवान की एग्जांपल आपके सामने है कि रिजवान ने जो ही वो मैच खत्म हुआ और अगले दिन वो बांग्लादेश बीपीएल खेलने चले गए, तो मैं समझता हूँ कि वो अगर उनको निगल्स, आपने देखा होगा उस मैच में जो होम सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ निगल्स अगर थे तो उनको चाहिए था कि वो रेस्ट करते, फैमिली के साथ टाइम गुजारते, अपनी फिटनेस पे, अपनी नई शॉट्स डेवलप करने पे, उस पर थोड़ा हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाकर काम करते। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये मैंने इसीलिए आपको कहा था कि ये एक प्रोफेशनल कोच आएगा, हेड कोच, तो वही इन प्लेयर्स के लिए 12-12 महीने का प्लान करेगा कि इन प्लेयर्स ने कहाँ जाके खेलना है, कहाँ नहीं खेलना, वर्कलोड की आप जो बात कर रहे हैं वही आके फिर इन चीज़ों को एड्रेस करेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है यासिर कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जिसकी आप बात करें, वहाँ पे जब सकलैन मुश्ताक साहब थे या मुझे याद है मोहम्मद यूसुफ थे, तो जब ये पाकिस्तान की नेशनल टीम में गए तो नदीम खान साहब से मैंने पूछा तो वो खुद कह रहे थे कि भाई वाकई जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसमें जो अच्छे कोचेस थे वो पाकिस्तान टीम में चले गए। उसके बाद भी वहाँ लिटरली, मेरे ख्याल में आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, अगर गलत कह रहा हूँ तो तस्हीह कर दें, कि लिटरली तरह ताला ही लगा हुआ है। यहाँ तक कि हमारे जो फिजियो और डॉक्टर्स हैं, आपको पता है ना कि शाहीन की रिहैब कैसे हुआ, वो दुबई साथ घूम रहे हैं, नेदरलैंड साथ घूम रहे हैं। तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर को तो हमने एक मजाक बनाया पिछले कुछ अरसे से, और ऐसे लगता था जैसे वो एक नाम का सेंटर रह गया है। इसका यूटिलाइजेशन सही हुआ आपके ख्याल में? देखिए आइडिया बहुत अच्छा था कि आप एक अच्छे तरीके से इस चीज़ को अपने प्लेयर्स की फलाह बहबूद के लिए, उनकी फिटनेस के लिए, उनकी स्किल्स के लिए आपने ये चीज़ें बनाई थी, फिर आपने लोग लेकर आए। तो अगर वो चलता रहता, उस तरीके से चलता रहता, उस माइंड जो आपने बनाया था, जो विजन था, तो मैं तो इसके बिल्कुल हक में था और होता।
मगर वो उस तरह हुआ नहीं। फिर आपने भी बताया कि सारे कोचेज जो वहाँ चले गए। छोटी सी एग्जांपल है, मैंने मेरे ख्याल से आपके या किसी और के प्रोग्राम में बात की थी कि जो हमारे प्लेयर इंजर्ड होते हैं यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस, यहाँ पे डॉक्टर जावेद हैं जो उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, उनको बेहतर करते हैं। तो वो आए थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट था पाकिस्तान टीम के साथ, वो वीकली आते थे और काम करते थे। तो वो जब आए लाहौर में तो वो कहते हैं यहाँ पे तो कोई बंदा ही नहीं है जिसके साथ मैं काम करूँ। तो आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो आपके इंजर्ड प्लेयर हैं या जो नहीं भी इंजर्ड हैं, तो आपको कोई ना कोई उनसे फायदा उठाना चाहिए। जब आपने उनको हायर किया हुआ है, जब आप उनको पे कर रहे हैं, तो आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनसे फायदा उठाना चाहिए। वो कहते हैं मैं 3-4 दिन से बैठा हूँ, तो ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, तो मैं बस वो रिजाइन करके, वो भी रिजाइन करके आ गए। तो इस तरह की चीजें कि आपको प्रोफेशनल वे में, जब आप कहते हैं कि लड़के हम लोग प्रोफेशनल लेके आ रहे हैं, तो प्रोफेशनल तो उस तरीके से काम होता हुआ नजर नहीं आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर अरफात, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर, लेवल 4 इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कंप्लीट करने पाकिस्तानी आए, उनसे हमने बात की बड़ी डिटेल। और यकीनी तौर पर बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है, स्पेशली ग्रास रूट लेवल पर, कोचिंग मैनुअल पर, और बहुत सारी चीज़ें। अब देखते हैं कि बाद इस पर क्या फैसला होता है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर एक और सेगमेंट इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेगा। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद, और हम कोशिश करते हैं और अब ज़्यादा कर रहे हैं कि जो हमारे दीगर खेल हैं, ख़ासतौर पर जो हमारी ख़वातीन हैं, जो वुमेन स्पोर्ट्स हैं, उनके अचीवमेंट को सामने लेकर आएँ। और एक ऐसी ही खातून हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ैनब खान इनका नाम है, कराची से इनका ताल्लुक़ है, क्यूकेशन फाइटर हैं जो कि कराटे की किस्म है। और अभी बहरीन में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ जहाँ पर ओपन वेट कैटेगरी में इन्होंने फर्स्ट प्लेस ट्रॉफी और गोल्ड मेडल हासिल किया। ज़ैनब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा जो आपने वहाँ जाकर पार्टिसिपेशन की बहरीन में और पाकिस्तान के लिए मेडल जीता। ने प्रोग्राम पे इनवाइट किया। मैं 17 साल के बाद मुझे पहली बार जो है वो कराटे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मैं यहाँ ये बताती चलूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ और 4 बच्चों की अम्मा हूँ। जी। और इससे पहले कभी भी मुझे, जब मैंने टीन एज में स्टार्ट किया था, तो कभी भी मौका नहीं, रुझान नहीं था इतना कराटे की तरफ। या हमारी सोसाइटी जो है उसमें ये क्वेश्चन किया जाता है कि लड़कियां कराटे करके क्या करेंगी। तो उस टाइम पे इतना इंटरेस्ट नहीं था लड़कियों का, ना नेशनल लेवल पे कोई टूर्नामेंट्स होते थे, बस इंटर क्लब हो जाते थे जिसमें हम पार्टिसिपेट कर लेते थे या बेल्ट टेस्ट दे देते थे बेल्ट प्रमोशन के लिए। अब 17 साल बाद जाके मुझे ये मौका मिला है, और वो भी डायरेक्टली इंटरनेशनली जो है जाके पार्टिसिपेट करने का, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने वो किया। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल भी था, क्योंकि एज अ मदर जो है मुझे बच्चों को भी देखना है, उनकी पढ़ाइयों को भी देखना है, घर भी देखना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, और मैंने 17 साल बाद सिर्फ 1.5 महीने की ट्रेनिंग करके इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस इज्जत से नवाजा, इस कामयाबी से नवाजा मुझे। और मैं ये चाहती हूँ कि और बच्चियाँ भी आगे आएं और इस चीज़ की तरफ, इसमें पार्टिसिपेट करें। अब तो माशाल्लाह बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हैं जिसके थ्रू बच्चियाँ किक बॉक्सिंग और कराटे कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को आगे आना चाहिए इस फील्ड में। ज़ैनब, हम बात कर रहे थे, बहुत अच्छी मिसाल है खासतौर पर आपकी बतौर वालदा, आपने और जिम्मेदारियां घर की, उसके बावजूद आपने पार्टिसिपेशन की, तो बहुत आपको, आपकी हिम्मत को दाद, और आपकी स्टोरी मुझे लगता है बहुत सारी माओ को इंस्पायर करेगी। लेकिन इस खेल के बारे में बताइएगा, क्यूकेशन जो है वो कराटे की किस्म है, इसके क्या रूल्स हैं और इसके बारे में आगाही दीजिएगा ज़रा प्लीज़। देखिए, क्यूकेशन जो है उसका मतलब एक जापानी स्टाइल है क्यूकेशन, जिसे 1970 में मेरे फादर इन लॉ सिहान इनामुल्लाह खान मरहूम ने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके जो फाउंडर हैं जिन्होंने ये स्टाइल क्रिएट किया था, वो एक जापानी मास्टर हैं, सुसाई मासोयामा। अब तो वो भी दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो उनके स्टूडेंट थे। फिर मेरे फादर इन लॉ ने 1970 में इस स्टाइल को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। वो इस स्टाइल के फाउंडर भी हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने पाकिस्तान में नेवल SSG कमांडोज को भी ट्रेनिंग दी है, वो उनके इंस्ट्रक्टर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने जो है सऊदी अरेबिया, बहरीन, आज़रबाईजान में भी ट्रेनिंग्स दी हैं। काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं वो, अगर आपने उनके बारे में सुना हो। और क्यूकेशन जो है उसका मतलब है सच्चाई पे मबनी माशरा। ओके।
और क्यूकिशन के रूल्स जैसे हर स्टाइल में, जैसे कि ताइक्वांडो है, बांडो है, बोशीबान, सोटोकान, काफी सारे कराटे के स्टाइल्स हैं। तो क्यूकिशन जो है फुल बॉडी कांटेक्ट है, टच सिस्टम नहीं है। जैसे स्पोर्ट्स कराटे के बारे में अगर आप जानते हो तो आपको टच करने पे सिर्फ पॉइंट्स मिलते हैं। क्यूकिशन फुल बॉडी कांटेक्ट है, इस पे आप हर्ट भी होते हो, इंजरीज भी होती हैं, ओके समटाइम्स हड्डियां भी टूट जाती हैं। तो और बेयर नकल आप फाइट कर रहे होते हो, किसी किस्म की सेफ्टीज नहीं होती हैं। हाँ, लेकिन अब इंटरनेशनली ये हो गया है कि इस खेल में छोटे बच्चों और बच्चियों के लिए जो है वो सेफ्टीज होती हैं, हेड सेफ्टीज पहना दी जाती हैं ताकि कोई बहुत ज़्यादा इंजरी ना हो जाए बच्चों को। और इसकी तैयारी के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग जो होती है उसमें कंडीशनिंग होती है। कंडीशनिंग में ये होता है कि हमें मार खानी पड़ती है, यानी हमें पंच खाने की, अगर स्टमक पे हमें पंच मारा जा रहा है, हमें किक्स मारी जा रही हैं, तो हमें उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, हमें कंडीशनिंग करवानी पड़ती है। लाइक अगर मेरा कोई पार्टनर है मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहा है तो मेरा एक सेशन ये होगा कि मैं कंडीशनिंग करवाऊंगी, मैं पंच खाऊंगी उससे, वो पंचिंग करेंगे मेरे स्टमक पे, मेरी रिब्स पे, और वो किक्स करेंगे मेरे थाइस पे, इनर थाइस पे, और मेरी शिन पे। तो ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा है जो कि काफ़ी दुश्वार होता है। और इसके अंदर जो है फेस के ऊपर पंच अलाउ नहीं है, नेक में पंच अलाउ नहीं है। हाँ, आप फेस के ऊपर किक मार सकते हैं जिससे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जिसे जापानीज में वजारी कहते हैं। ठीक। और उन पॉइंट्स से आप जो है वो जीतते हैं। फिर कुछ रूल्स इस तरह के हैं कि आप ग्रिप करके फाइट नहीं कर सकते। लाइक मैं अभी रिसेंटली ये बताती चलूँ कि हम जब पहली बार मुझे ये मौका मिला जाने का, मेरा ये पहला इंटरनेशनल ट्रिप था जी जी। और मेरी पहली पार्टिसिपेशन थी किसी किस्म के भी टूर्नामेंट में। मैंने कभी इससे पहले किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक। वहाँ जाकर हमें एक दिन पहले सेमिनार अटेंड करना था जहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो नए रूल्स मुतारिफ करवाए थे वो सेमिनार अटेंड किया गया। तो वहाँ जाके हमें बहुत हैरत हुई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी थी। जी जी। अब एक वर्ड है जो इस्तेमाल किया जाता है, हुस का मतलब है जापानीज में एग्री करना। आपका सीनियर आपसे कोई भी बात कह रहा है या आपको कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहा है, कोई टेक्निक एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप उसको हुस करके मीन्स रिस्पेक्ट दे रहे हैं और एग्री कर रहे हैं, उसकी बात को अटेंशन दे रहे हैं। तो मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था कि जब मैं वहां गई और उन्होंने बताया सेमिनार में कि अगर कोई फाइटर फाइटिंग रिंग में एंटर होने से पहले हुस नहीं करता और झुक के बो नहीं करता, लाइक वो दोनों हाथ ऊपर रखेगा और हुस, ठीक है, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मीन्स कि आप ज्यूरी और उस रिंग की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे इस चीज ने बहुत हैरत में डाल दिया कि हम तो बहुत नॉर्मली ले लेते हैं, कैजुअली हम क्लास में अंदर चले जाते हैं और उसके बाद आप ड्रेस नहीं पकड़ सकते फाइट में। अगर आपने किसी का ड्रेस गलती से भी पकड़ लिया है तो आपके जो हैं वो पॉइंट्स जो हैं वो आपके हक में नहीं आएंगे, वो आपके ओपोनेंट को मिल जाएंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आपसे तफसीली बात हुई और आपने बड़े अच्छे तरीके से रूल्स को समझाया। अबव ऑल आई थिंक आपकी जो पार्टिसिपेशन है और जैसे आपने बताया कि 4 बच्चों की माशाल्लाह आप वालदा हैं और इस इनकरेजमेंट के साथ जब आपने पार्टिसिपेशन किया, आई थिंक ये जो वीडियो है जो देखेगा ज़रूर हमारी जो ख़वातीन घर बैठी हैं वो भी हिम्मत करेंगी कि कुछ नया करना चाहिए, स्पेशली क्योंकि ऐसी चीज़ जो आप शायद शादी से पहले उसकी जुस्तजू थी और फिर मसरूफियत रुक गई, तो ये वीडियो, ये जो स्टोरी है ज़ैनब की, वो उनको मोटिवेट करेगी। पुराना दीप लिहाज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।